गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण और जियोलाइट उत्प्रेरण की। बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की। देखो, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं, उच्च अणुभार वाले प्रोटीन। एंजाइम जंतु और पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में और पादपों में पाए जाते हैं एंजाइम। इनका व्यास 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। और एंजाइम जंतु और पादपों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ठीक है? अपने शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं कौन? एंजाइम। पढ़ा है ना आपने, बायोलॉजी के अंदर एंजाइम पढ़ा होगा। शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? खाना पचाने का कार्य करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं। एंजाइम, ये बात पता होनी चाहिए, एंजाइम क्या है? जैव रासायनिक उत्प्रेरक। क्या है एंजाइम? जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। ठीक है? ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब देखो, एंजाइम में क्या गुण पाए जाते हैं? एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तो एंजाइम में पहला गुण क्या है कि एंजाइम जो होते हैं सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, यानी एंजाइम की बहुत कम मात्रा अभिक्रिया के वेग में 10 लाख गुना तक वृद्धि कर देती है। एंजाइम की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग 10 लाख गुना तक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अपने शरीर के अंदर अगर एंजाइम नहीं हो तो अपने शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको होने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। अपने शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, एंजाइम नहीं हो तो भोजन का पाचन होने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। ठीक है? एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा भी अभिक्रिया के वेग में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। एंजाइम की बहुत कम मात्रा भी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करती है। 1 मोल का 1/10⁶ भाग, यानी 1 मोल का 10 लाखवां भाग अगर एंजाइम है, बहुत कम हो गया, 1 मोल का 10 लाखवां भाग अगर एंजाइम है तो अभिक्रिया के वेग में 10⁻³ से 10⁻6 गुना तक वृद्धि कर देता है। बहुत कम मात्रा भी एंजाइम की अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। एंजाइम विशिष्ट होते, स्पेसिफिक होते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम होता है। एक एंजाइम बहुत सारी अभिक्रियाओं में कार्य नहीं करता है, ये पता होना चाहिए। एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया में ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसी को ही बोलते हैं एंजाइम विशिष्ट होते हैं। जिस प्रकार एक चाबी एक ताले को खोल सकती है, उसी प्रकार एक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम होता है। एंजाइम जो है वो एक विशिष्ट ताप, एक निश्चित ताप और एक निश्चित pH पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। सामान्यतः एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस ताप, या हम कह सकते हैं 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं, और ये लगभग 7 pH पर, pH कितनी हो? 7, तो इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहती है। जिस ताप पर एंजाइम ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, उसको बोलते हैं अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जिस pH पर एंजाइम ज़्यादा क्रियाशील हैं, सर्वाधिक क्रियाशील, उसको बोलते हैं अनुकूलतम pH, ऑप्टिमम pH। और मानव की बात करें तो मानव की ऑप्टिमम pH, अनुकूलतम pH होती है 7.4। इसका मतलब
7.4 pH पर एंजाइम की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंजाइम की कोलाइडी प्रकृति होती है। अब कोलाइड क्या है? देखो बच्चों, कोलाइड क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो कोलाइड ही आएगा। तो एंजाइम की कैसी प्रकृति होती है? कोलाइडी प्रकृति होती है, ये ध्यान रखेंगे। कोलाइड होते हैं एंजाइम। एक होते हैं एंजाइम वर्धक या सह एंजाइम। कुछ आयन होते हैं, धातु आयन, जैसे Mn+2, CO+2, Fe+3, Zn+2, Na+। ये आयन एंजाइम के साथ दुर्बल बंध बना लेते हैं, तो एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इन्हें बोल देते हैं सह एंजाइम। ठीक है, तो धातु आयन एंजाइम के साथ दुर्बल बंध बना करके उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सह एंजाइम। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, यानी एंजाइम के लिए विष का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम विष। जैसे HCN, CH2, ये कहलाते हैं एंजाइम विष। समझ गए? तो ये हैं एंजाइम के गुण। सबसे पहले हमने बात की कि एंजाइम की बहुत कम मात्रा अभिक्रिया के वेग में 10 लाख गुणा तक वृद्धि कर देती है। एंजाइम की बहुत कम मात्रा यानी 1 मोल का अगर 1/10⁶ भाग यानी 1 मोल का 10 लाखवां भाग भी है तो एंजाइम अभिक्रिया के वेग में 10⁻³ से 10⁻6 गुणा तक वृद्धि हो जाती है। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, एक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम काम करता है। एंजाइम कोलाइड प्रकृति के होते हैं। एंजाइम निश्चित ताप और निश्चित pH पर ही काम करते हैं। कुछ धातु आयन जो एंजाइम के साथ बंध बनाकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वो होते हैं सह एंजाइम या को एंजाइम, और जो पदार्थ एंजाइम क्रियाशीलता को घटा देते हैं वो होते हैं एंजाइम विष। अब एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, एंजाइम बहुत सी केमिकल रिएक्शंस में जो मानव, जंतु और पादपों में होती है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन हो जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन कौन सा एंजाइम करता है? जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट देखें यूरिएज एंजाइम, जो सोयाबीन से प्राप्त होता है। ये एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कर देता है अमोनिया और CO2 के अंदर। देखो बच्चों, एंजाइम के नाम की बात करें तो जो अभिकारक है, क्रियाकारक है, उसी के नाम से एंजाइम का नाम बन रहा है। यहाँ पर यूरिया पर काम करता है तो उसका नाम क्या है? यूरिएज। एज लगा दिया पीछे, यूरिएज, यूरिया पर काम करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम ये क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, एक होता है माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई ये क्या करता है? ये एथिल अल्कोहल को, किसको? एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, माइकोडर्मा एसिटाई। ध्यान होना चाहिए, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन है? लैक्टिक बेसिलाई। लैक्टिक बेसिलाई क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको, याद होना चाहिए सबको।
ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट एंजाइम हैं जो अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये पता होना चाहिए हमें, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो एंजाइम की क्रियाविधि की बात करें तो एंजाइम की क्रियाविधि देखें हम, एंजाइम क्रियाकारक से क्रिया करके, एंजाइम ई क्रियाधार एस से क्रिया करके बनाता है ES, जिसको बोलते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल। और ये एंजाइम क्रियाधार संकुल बदल रहा है किसमें? EP में। किसमें बदल रहा है? ES बदल रहा है EP में। EP क्या है? एंजाइम उत्पाद संकुल। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? ये एंजाइम उत्पाद संकुल बदल जाता है E+P में। उत्पाद एंजाइम से अलग हो जाता है। इस तरह हमें उत्पाद प्राप्त। तो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले E+S एंजाइम और एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाते हैं, फिर एंजाइम क्रियाकारक संकुल बदल जाता है एंजाइम उत्पाद संकुल में, और एंजाइम उत्पाद संकुल बदल जाता है एंजाइम प्लस उत्पाद में। एंजाइम की सतह विशिष्ट आकृति की होती है। इसमें अभिकारक उसी प्रकार फिट होते हैं जैसे ताले के अंदर चाबी फिट होती है, और इस सतह पर सभी प्रकार के क्रियाकारक फिट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए एक एंजाइम केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया में ही कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंजाइम विशिष्ट क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम की सतह में सभी प्रकार के क्रियाकारक फिट नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हर ताले के अंदर एक चाबी फिट नहीं हो पाती है, एंजाइम उसी सिद्धांत पर काम करता है, ताला चाबी सिद्धांत पर। जिस प्रकार एक ताले के लिए एक ही चाबी होती है, हर ताले में वो चाबी फिट नहीं हो पाती है, उसी प्रकार एंजाइम की सतह पर सभी क्रियाकारक फिट नहीं हो पाते हैं, केवल विशिष्ट प्रकार के क्रियाकारक ही फिट हो पाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो एंजाइम की सतह पर ये विशिष्ट प्रकार के रंध्र दिखाई दे रहे हैं, कोटर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरा क्रियाकारक आकर के फिट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको। एंजाइम E है, उसमें क्रियाकारक S है, वो फिट हो जाता है तो बन जाता है ES एंजाइम क्रियाकारक संकुल। फिर एंजाइम क्रियाकारक संकुल बदल रहा है किसमें? एंजाइम उत्पाद संकुल में, और फिर ये उत्पाद उस सतह से हट जाते हैं। इस तरह एंजाइम प्राप्त हो जाता है और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गई? समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह हम एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम जियोलाइट उत्प्रेरक की। जियोलाइट, देखो जियोलाइट को बोलते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। कैसे उत्प्रेरक कहलाते हैं ये? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। क्यों कहलाते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक? आगे पता लग जाएगा। अब देखो जियोलाइट जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और आजकल प्रयोगशाला में संश्लेषित भी किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। जियोलाइट कैसे प्राप्त होते हैं? सिलिकेट पढ़ा है ना हमने, 11th क्लास में सिलिकेट पढ़ा था हमने। तो सिलिकेट में सिलिकॉन परमाणु, कुछ सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ जाए? एल्यूमिनियम आ जाए, तो बन जाते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, और एल्यूमिनोसिलिकेट को ही कहते हैं जियोलाइट। ठीक है, तो सिलिकेट से बनते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, जिसको बोलते हैं जियोलाइट। ये जो जियोलाइट होते हैं इनकी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर रंध्र होते हैं। देखा है मधुमक्खी का छत्ता? तो इनकी सतह पर मधुमक्खी के छत्ते के समान ही रंध्र होते हैं, और इन रंध्रों का आकार होता है 260 से 740 पिकोमीटर तक। सामान्यतः इन रंध्रों में भरा होता है जल। जब जल के अणु हैं इन रंध्रों के अंदर तो इसको बोलते हैं जल योजित जियोलाइट, और इस जल योजित जियोलाइट को उपयोग किया जाता है कठोर जल का मृदुकरण करने में। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जल योजित जियोलाइट का उपयोग करते हैं।
अब इस जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको निर्वात में गर्म करते हैं। निर्वात में गर्म करने से जो जल है इनके रंध्रों में वो जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इस जियोलाइट का उपयोग करते हैं किसके लिए, उत्प्रेरक के लिए, उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं इसको। अब इस जियोलाइट की सतह पर जो रंध्र हैं इनमें अभिकारक के अणु क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। लेकिन इन रंध्रों में वही अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं जिनका आकार इन रंध्रों के आकार के समान होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, यानी आकार पर डिपेंड करता है। हर अभिकारक इन रंध्रों में व्यवस्थित नहीं हो सकता, अधिशोषित नहीं हो सकता। अगर छोटे आकार के अभिकारक हैं तो रंध्रों के अंदर चले जाएंगे, वापस फिसल करके वापस बाहर निकल जाएंगे। अगर बड़े आकार के अभिकारक के अणु हैं, बड़े आकार के अणु हैं अभिकारक के, तो इन रंध्रों के अंदर वो अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। जिन अभिकारक अणुओं का आकार उत्प्रेरक की सतह पर, जियोलाइट की सतह पर उपस्थित रंध्रों के आकार के बराबर है, समान है, वही इसमें अधिशोषित होकर के अभिक्रिया संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, यही कारण है इनको क्या कहने का, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहने का। समझ में आ गई बात। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं, ये शेप पर डिपेंड करती है। जो हैं ये जो जियोलाइट है इनकी सतह में अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाएंगे, वहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होगी, उत्पाद बनेगा, फिर उत्पाद वहाँ से विशोषित हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरह ये अभिक्रिया को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, कौन होते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, जियोलाइट। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं जियोलाइट को, क्योंकि जियोलाइट के सतह पर जो रंध्र हैं उनके आकार के समान आकार वाले अभिकारक के अणु ही उनमें अधिशोषित हो सकते हैं। उनसे बड़े आकार के या उनसे छोटे आकार के अणु वहाँ पर अभिक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, इसको उदाहरण देखें। जैसे ZSM5, ZSM5 एक जियोलाइट का प्रकार है। ये क्या करता है, एल्कोहल को किस में बदल देता है, गैसोलीन में या पेट्रोल में। एल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ZSM5 नामक जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। गैसोलीन पेट्रोल का ही दूसरा नाम है गैसोलीन। तो एल्कोहल से गैसोलीन या पेट्रोल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ZSM5 नामक जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है ये है जियोलाइट। इसको और पास से देखें तो इसकी सतह पर इस प्रकार के रंध्र होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई दे रहे हैं रंध्र आपको। अब इसको और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें इन रंध्रों को तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है। और ये जो रंध्र हैं इनमें भरे होते हैं जल के अणु, इसको बोलते हैं जल योजित जियोलाइट। समझ में आ गया, तो ये होता है जियोलाइट। ठीक है, समझ गए। तो जियोलाइट समझ में आ गया। क्या है जियोलाइट, एल्यूमिनोसिलिकेट। कैसे प्राप्त होते हैं, सिलिकेट के सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएं, कुछ सिलिकॉन परमाणु तो बन जाते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, जो ही हैं जियोलाइट। जियोलाइट की सतह पर क्या होते हैं, रंध्र। कैसे, मधुमक्खी के छत्ते के समान। आकार क्या है इनका, 260 से 740 पिकोमीटर। क्या सभी अभिकारक इनसे क्रिया कर पाएंगे, इनमें अधिशोषित हो पाएंगे, नहीं। जिनका आकार रंध्रों के आकार के समान होता है वही अभिकारक इनमें अधिशोषित होकर के क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया जियोलाइट उत्प्रेरण। सरल टॉपिक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।